समस्त प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरपी सिंह स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। तो हम जानेंगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कि मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है, इनका क्या इतिहास रहा है देश में भी और विदेशों में भी। उसके बाद हम जानेंगे कि इनका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है और प्रत्येक अनुच्छेद में मूल अधिकारों के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और अब तक क्या क्या संशोधन किए गए हैं, जिनमें कुछ हटाए गए हैं और कुछ जोड़े गए हैं। आइए एक एक अनुच्छेद के साथ चर्चा करेंगे और बात करते हैं हम मूल अधिकार की। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, हमें देखना है सबसे पहले इनका भाग, अनुच्छेद, स्रोत। भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। स्रोत यूएसए। अब देखेंगे मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो हम उद्देश्य की बात करते हैं। हम उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य मानव के अर्थात नागरिक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। ये सर्वांगीण विकास, इसका मतलब है कि व्यक्ति के प्रत्येक पहलू का विकास करना, वो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर लेवल पर उसे अधिकार के तहत उसका विकास करना है। तो इस तरह से हमने देखा मूल अधिकारों का उद्देश्य। हमारे सामने दो प्रश्न सामने आते हैं। नंबर 1, हमें ये देखना है कि मूल अधिकारों का विकास कहाँ हो रहा है। तो सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट का विकास ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। वहाँ की जनता ने मांग की, सम्राट ने जनता की मांग को स्वीकार किया और उसने अपनी पार्लियामेंट में एक दस्तावेज रखवाया और उसे 1215 में क्या दे दी? स्वीकृति दे दी। इस तरह से जिसे हमने नाम दिया बिल ऑफ राइट्स। क्या कहते हैं इसे? बिल ऑफ राइट्स। अब इस तरह से ब्रिटेन की जनता को मूल अधिकारों की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर ये जो मूल अधिकार थे या मूल अधिकार से संबंधित दस्तावेज था, इसको एक उपनाम दिया गया और उपनाम क्या था? मैग्ना कार्टा। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया, अधिकार पत्र कहते हैं इसे। तो इस तरह से ये बात थी ब्रिटेन की। दूसरी बात, अब मैं बात करूंगा यूएसए की। यूएसए, अगर यूएसए के मूल संविधान की बात करें हम, मूल संविधान, तो यूएसए के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं थे। यहाँ नहीं थे। यहाँ की भी जनता ने मांग की और एक बिल ऑफ राइट्स के तहत जनता को 1792 में मूल अधिकार दिए गए। या ये कहिए यूएसए ने अपने संविधान में 1792 में मूल अधिकारों को शामिल कर लिया। क्वेश्चन ये बना, किस देश ने अपने देश के संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का प्रावधान किया? तो सर्वप्रथम संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान करने वाला देश यूएसए है। तो हमारे सामने ये दो बातें क्लियर हो गई। ये था दो देशों के इतिहास में मूल अधिकारों की क्या चर्चा रही, ये हमने देख ली। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में मूल अधिकारों की मांग कब कब किस किस के द्वारा की गई और किस समितियों की सिफारिश पर इन्हें संविधान में जगह दी गई। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक 1895 के तहत उठाई गई। उसके बाद फिर देखिए कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों की मांग 1917 से 1920 के बीच उठाई गई। मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से उठाई गई। कराची अधिवेशन में 1930 में
मूल अधिकारों का एक प्रस्ताव आया और मांग उठाई गई। द्वितीय गोल में सम्मेलन में स्वयं गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था और यहाँ भी मूल अधिकारों की मांग रखी गई। तेज बहादुर सप्रू द्वारा 1945 में मूल अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद देखिए एक नोट आपके सामने बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये सवाल पूछा गया, क्या इनमें अंग्रेजी शासन द्वारा मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था या नहीं। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर नहीं था, इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मूल अधिकारों से संबंधित समिति। तो इस पर जो समिति बनाई गई उस समिति का नाम था परामर्श समिति। ऐसे कहूँ कि इस समिति का संबंध किससे था, तो आप बताएंगे इस समिति का संबंध मूल अधिकार से था। एक बात। दूसरा, इस समिति का जो विषय था वो अल्पसंख्यक अधिकार से था। इसका मतलब यह है कि मूल अधिकारों के साथ साथ अल्पसंख्यक के अधिकार भी सुनिश्चित करने की बात इस समिति में की गई थी। अब इस समिति के हम अध्यक्ष की बात करेंगे। इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख रहे हैं, ये इसके अध्यक्ष हो गए। उसके बाद एक उप समिति का गठन भी किया गया। एक उप समिति का गठन, ये उप समिति गठन किया गया तो इसके भी अध्यक्ष बनाए गए और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो एक बात ये भी याद रखेंगे, कहा जाता है कि उपरोक्त समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया। देख रहे हैं आप, इस तरह से समिति से संबंधित ये जानकारी हमने प्राप्त की। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, या ये कहेंगे मूल अधिकार तथा मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान का विस्तार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार तथा संबंधित प्रावधान का विस्तार किया गया है। यहां कहने का मतलब यह है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार तथा मूल अधिकार से संबंधित कुछ प्रावधान है, उन दोनों की हम बात कर रहे हैं। उन दोनों को मिलाकर के आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक लास्ट होता है। तो इस तरह से 12 से 35 तक मूल अधिकारों के प्रावधानों का विस्तार दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या होंगे उसकी चर्चा आर्टिकल 12 में कर रहे हैं। आर्टिकल 13 व्यक्ति ऐसी कोई विधि जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करे, कम करे या समाप्त करे, तो उसमें आर्टिकल 13 उस विधि को शून्य घोषित कर देगा, या इस आर्टिकल के तहत वो विधि शून्य घोषित मानी जाएगी। तो आर्टिकल 13 की बात करते हैं। राज्य द्वारा निर्मित विधि
क्या करे? निर्मित विधि व्यक्ति के अधिकारों को समाप्त या कम करे। तो क्या होगा? वो विधि शून्य होगी, शून्य घोषित होगी। ये आर्टिकल 13 में। तो ये भी मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान हो गए, जिसकी चर्चा, जिसके बारे में डिटेल से बात आगे करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। अब आर्टिकल 14 से और 30 तक की अगर हम बात करें तो सही मायने में ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार है जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को मिले हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं 31 की, तो ये इसका 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? तहत निरस्त कर दिया गया। इतनी बात करेंगे, बाकी शेष आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 32, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये व्यक्ति को अधिकार सम्मत न्याय दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था उसके अधिकारों का हनन करे तो आर्टिकल 32 के तहत उसे ये मौका मिलता है कि उसके अधिकार सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में मूल अधिकारों के अपवाद की बात की गई है। यहां पर सेना की विधि की बात की गई है। उसके बाद 35 की बात करें तो मूल अधिकारों से संबंधित पावर्स किसके पास है, शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो यहां देखेंगे विधि बनाने की शक्ति संसद को होगी। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमने देखा कहाँ कहाँ किस किस तरह से इन अनुच्छेदों में प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अब हम एक एक करके अनुच्छेदों के तहत हम चीज़ों की व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 12 क्या है। तो हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। आखिर राज्य क्या होंगे? तो मैं बता दूं आपको, यहाँ राज्य का मतलब क्या है। यहाँ राज्य का मतलब ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसे कोई कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार हो, या जिसे कानून बनाने या उसे लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ ये बात की गई है कि कोई व्यक्ति या संस्था जो कानून बना रही है, उसे लागू कर रही है, वो शक्ति, वो कानून, वो विधि कहीं किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन, समाप्त या कम तो नहीं कर रही है। यदि वो ऐसा करती है तो अनुच्छेद 13 के तहत वो विधि शून्य घोषित की जाएगी, अर्थात उसका व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ राज्य के कौन कौन से उदाहरण हैं जिन्हें कानून बनाने का अधिकार है, जिन्हें कानून बनाने का अधिकार तथा लागू करने का भी अधिकार है। आइए देखते हैं राज्य, इनके उदाहरण देख लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि राज्य वो है जिसे कानून बनाने का, लागू करने का क्या हो, अधिकार हो, या क्या हो, शक्ति हो। ऐसे कुछ राज्यों की बात कर रहे हैं। जैसे वो राज्य क्या है, तो हम राज्य के कुछ उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण क्या उदाहरण है? जिन्हें कानून बनाने का और लागू करने का अधिकार है। नंबर 1 संसद, नंबर 2 भारत सरकार, नंबर 3 विधानमंडल, नंबर 4
राज्य सरकारें। नंबर 5, सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी इसमें शामिल हैं जिन्हें कानून बनाने और लागू करने का अधिकार होता है। ये बात अनुच्छेद 12 में क्लियर हो जाती है आपको। इन सभी को कानून ये बना सकते हैं और इसे लागू कर सकते हैं। अब सोच कर देखिए, यदि इनके द्वारा बनाया गया कानून यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करेगा, कम करेगा या समाप्त करेगा, तो उस पर आर्टिकल 13 के तहत कार्रवाई की जाएगी, अर्थात इनके द्वारा बनाई गई विधि शून्य घोषित की जाएगी। तो ये हो गया आर्टिकल 12। अब हम आर्टिकल 13 को, ये हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है। हम आगे आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कैसे है, ये देखेंगे। अब देखिए, आर्टिकल 13 के तहत न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, अर्थात किसी राज्य द्वारा, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, अर्थात किसी राज्य द्वारा कोई विधि बनाई गई और उस विधि से वो विधि व्यक्ति पर लागू होती है और उसके लागू होने से उसके मूल अधिकारों का हनन होता है, कम होते हैं या समाप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति कोर्ट की शरण लेगा और कोर्ट उस विधि का न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, अर्थात उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद क्या सही है क्या गलत है इसको परखेगा। यदि वो विधि उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन करती है, कम करती है या समाप्त करती है, तो उस विधि को न्यायालय समाप्त घोषित कर देगा, अर्थात उसे शून्य घोषित कर देगा। तो आइए देखते हैं न्यायालय में किसे किसे अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत ये पावर दी गई है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये पावर दी गई है। कौन सी पावर? कि वो न्यायिक पुनरावलोकन करें और सही क्या है गलत क्या है उस पर निर्णय दें। एक बात ये हो गई। अगली बात, एक क्वेश्चन ये आया यहाँ पर कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ये जो इसका स्रोत क्या है, आखिर ये कहाँ से लिया गया? तो ये हमने USA से लिया। एक क्वेश्चन हमारा ये पूरा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में हम इसके दो खंड देखते हैं। एक खंड है 13 का 1 और दूसरा खंड है 13 का 2। आर्टिकल 13 में ये कहा, 13 के 1 में ये कहा गया है कि जब संविधान लागू हुआ तो उसके पूर्व ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वो शून्य घोषित होगी। संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व कोई विधि है और वो विधि क्या कर रही है? कोई विधि है और ये विधि मूल अधिकार से क्या है? मूल अधिकार का हनन करती हो। यदि वो मूल अधिकार हनन कर रही है तो क्या हो जाएगी? वो शून्य होगी। क्या होगी? वो शून्य होगी। आर्टिकल 13 के 2 में ये कहा गया है कि संविधान लागू होने के उपरांत अब कोई विधायी का द्वारा, किसके द्वारा? विधायी का द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई गई है जो क्या करे? फंडामेंटल राइट का क्या करे? हनन करे। तो क्या हो जाएगी? ये भी शून्य होगी। याद रखेंगे, ये भी शून्य होगी। तो इस तरह से आर्टिकल 1 देखा हमने, उसका पहला खंड देखा, आर्टिकल 13 का पहला खंड देखा, आर्टिकल 13 का दूसरा खंड देखा। पहले खंड में संविधान लागू होने के पूर्व भी कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती हो वो शून्य घोषित हो जाएगी। आर्टिकल 13 के 2 में है कि संविधान लागू होने के बाद विधायी का द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती हो शून्य घोषित की जाएगी। इस तरह से आर्टिकल 13 हमारा कंप्लीट हो गया और इसलिए आपको अब पता लग गया होगा कि किस तरीके से ये सुरक्षा कवच हो जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा आर्टिकल 13। तो आइए देखते हैं मौलिक संविधान में मूल अधिकारों की संख्या। मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, इस पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो कुल कितनी संख्या थी? 7 थी। वो 7 कौन कौन से हैं उनके नाम लिखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ मौलिक संविधान में मूल अधिकारों की संख्या। जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था
उस दिन मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार की संख्या 7 थी। देखते हैं वो कौन कौन से 7 हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस तरह से 14 से लेकर के और 32 तक यहाँ पर हमने मूल अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ अनुच्छेद 31 को, अर्थात संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हम इसकी चर्चा करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कहाँ कैसे किया गया। आइए देखते हैं। और इसे समाप्त करने के बाद हमारे पास कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी बचती है? 6, अर्थात 6 बचती है हमारे पास। मूल अधिकारों में ही संपत्ति के बारे में आपको जो अधिकार मिले हुए हैं वो 2 स्थानों पर मिले हुए थे। एक जगह स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं संपत्ति की, और एक जगह अधिकार की बात कर रहे हैं। 19(1)(4) इसमें आपको संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 19(1)(4) में एक बात हो गई। दूसरी बात अनुच्छेद 31, आर्टिकल 19 का 1 और आर्टिकल 31, इसमें आपको संपत्ति का मूल अधिकार था। इसका मतलब मूल अधिकारों में संपत्ति की चर्चा 2 स्थानों पर हुई। एक 19(1)(4) में हो गई और दूसरा आर्टिकल 31 में हो गई। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के पीछे कहीं व्यक्ति विकासात्मक सरकार द्वारा किए गए विकास अर्थात सरकार के विकासात्मक क्रियाकलाप में बाधा उत्पन्न न करे, इसलिए इस अधिकार को समाप्त घोषित कर दिया गया। किस संशोधन के तहत? आइए देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या हुआ? इस संपत्ति के अधिकार को निरस्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया। अब देख रहे हैं कि इसे स्थान कहाँ दिया गया संविधान में। तो देखिए भाग 12 और इस भाग का अध्याय 2, और अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 300 का में इसे स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार की समता की बात की गई है। विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे आखिर विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों के समान संरक्षण क्या है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समता। आइए देखते हैं विधि के समक्ष समता। इसका मतलब यह है भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन होगा, विधि के अधीन होगा, अर्थात किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात देखनी है। पहली बात ये हो जाती है, दूसरी बात ये हो जाती है कि हमें देखना है कि समान परिस्थिति तथा दशा, समान परिस्थिति और दशा को आधार बना करके उस पर विधि का नियम लागू होगा।
समान परिस्थिति और समान दशा के आधार पर विधि का नियम लागू होगा। ये देखिए आप, ये हो गया विधि के समक्ष समता। दूसरी बात, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अर्थात यहां कहा गया है विधियों के समान संरक्षण, विधियों के इक्वल प्रोटेक्शन, समान संरक्षण। देखिए, विधियों के समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं बिना किसी भेदभाव के सभी को क्या होगा, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। देख रहे हैं, अर्थात किसी भी स्तर पर कोई भेद नहीं होगा, कानून के लिए सब बराबर होंगे, कानून की नज़र में सबका स्तर बराबर होगा, अर्थात उसे समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 14 विभेद का निषेध करता है, लेकिन कह रहा है कि समान परिस्थिति, समान दशा को ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि ये विभेद का तो निषेध करता है, लेकिन वर्गीकरण को अनुमति देता है कि हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न स्तर के लोगों को अलग अलग कर सकते हैं। ये हमने देखा यहाँ पर आर्टिकल 14। चलिए आगे देखते हैं।